नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। आज मेरे साथ मौजूद हैं यासिर लतीफ़ हमदानी साहब, जो कि एक वैसे तो लॉयर हैं, और बहुत से जो कॉजेज़ होते हैं ह्यूमन राइट्स के उनको टेक अप करते रहे हैं हमेशा से। बट इनकी स्पेसिफिक जो स्टडी है, इस एरिया ऑफ स्टडी है, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी लाइफ, उनके ऊपर मुतअद्दिद आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे। हमारी वेबसाइट के ऊपर भी लिखते रहे हैं, द फ्राइडे टाइम्स में भी लिखते रहे हैं, डेली टाइम्स में भी लिखते रहे हैं, मुख्तलिफ अखबारात में। बट मोर इम्पॉर्टेंटली ही हैज़ रिटन थ्री बुक्स नाउ, टू ऑन जिना एंड टू ऑन जिना, एंड टोटल 3 बुक्स, और जिनमें से 2 बुक्स जो हैं वो जिना के ऊपर हैं, जिनमें से एक बुक है जिना आ लाइफ, यासिर लतीफ़ हमदानी साहब की लिखी हुई। तो यासिर, मुझे ये बताइएगा कि आपको जिना की लाइफ पर एक किताब लिखने का क्यों ख्याल आया? बिकॉज मोस्ट हिस्टोरियंस आर ऑब्सेस्ड विद हिज पाकिस्तान डिमांड 1930 टू 1947 का जो पीरियड है, 48 का जो पीरियड है। बट यू हैव स्टार्टेड राइट फ्रॉम द स्टार्ट कि उनकी लाइफ कैसी थी, और उनको एक एज आपने कहा कि वो एक इंडियन नेशनलिस्ट थे, और उसके लिए उनकी जो पार्लियामेंट के अंदर उनकी केस लॉ जो उन्होंने उनकी वजह से, उनकी आर्गूमेंट से डेवलप हुआ इंडियन, और फिर इंडियन सुप्रीम कोर्ट। तो हाउ डिड यू कम अप विद द आइडिया? ये देखें, जिना की जो स्टोरी है या जिना का जो सारा एक सफ़र है, ये हम जिना की कमिटमेंट जो पाकिस्तान डिमांड के साथ है वो तब तक समझ ही नहीं सकते जब तक कि हम जिना का वो अर्ली पीरियड जो है। और ये अर्ली पीरियड जब हम बात करते हैं तो अगर जिना साहब के 40 साल की सियासी ज़िंदगी थी, तो रफली 41 इयर्स, अगर आप 1905-1906 से स्टार्ट करें जब कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और तब से लेके जब वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनते हैं, तो तकरीबन 41 साल का ये अरसा है। उस 41 साल के अरसे में से तकरीबन 30 साल या इससे ज़्यादा जो है जिना साहब ने अपनी जो उनकी सारी की सारी सियासत थी वो इंडियन नेशनलिज्म के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती थी। और इतनी कमिटमेंट थी जिना की कि उन्होंने कहा कि आई एम एन इंडियन फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट। और ये कई दफ़ा कहा उन्होंने। उनसे सवाल पूछा जाता था आप मुसलमान पहले हैं या आप इंडियन पहले हैं, तो ये जवाब देते थे आई एम एन इंडियन फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट। तो फिर ये क्या वजह हुई, ये एक इंटरेस्टिंग डिबेट है कि क्या वजह हुई कि जिना फिर अपने आखिरी 10 साल में अपनी सियासत के बिल्कुल टर्न, ही टेक्स एन अबाउट टर्न, एंड बिल्कुल ही वो एक मतलब एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है ना फ्रॉम हिज अर्लियर पॉलिटिक्स। आई मीन द मैन वाज एन अपोस्टल ऑफ यूनिटी। आप ये देखिए कि तारीख़ हिंद में द ओनली पॉलिटिशियन जिनको कहा गया कि बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो वो चल के आगे मुस्लिम सेपरेटिज्म की बात करते। तो ये एक सवाल था, लेकिन उसको समझने के लिए आई थिंक हमें जिना की वो कमिटमेंट देखना ज़रूरी है। क्योंकि आप ये देखिए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने एक किताब लिखी थी 1944 में, 1943-44 में या 41 में, उसका नाम था पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने ये जिना साहब के बारे में बात की, उनकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की कि वो किस तरह हुए। तो मैं उसमें जो कहने का मकसद ये है कि अगर जिना जैसा शख्स जो बिल्कुल इस आइडिया से कन्विंस नहीं था अपनी अर्ली लाइफ में, वो भी ही वाज ड्रिवन टू एक्सेप्टिंग द पाकिस्तान डिमांड, देन देयर मस्ट हैव बीन समथिंग दैट जो एक किस्म की पुल थी उस आइडिया की, वो शायद जो है इतनी ज़्यादा थी कि जिना जैसा शख्स भी उससे ही वाज मूव्ड। तो ये चीज़ थी जिसकी वजह से आई डिसाइडेड टू राइट द बुक, बट आई वांटेड टू कवर हिज अर्ली पीरियड। क्योंकि अच्छा, लेकिन अक्सर आपने जैसे कहा कि इंडियन नेशनलिस्ट वो हैं, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री बुक्स हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे कोर्स में पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ाया जाता है, वो तो ये है कि जी वो पहले दिन से मुसलमानों के हकूक़ के लिए ही लड़ रहे थे, और ही वाज अ स्टॉन्च मुस्लिम राइट्स एक्टिविस्ट। ही वांटेड अ मुस्लिम पाकिस्तान, और चाहे वो 1916 का जो लखनऊ पैक्ट हो या जो भी हो, और इवेंचुअली ही गॉट, जो उनके मुखालफिन हैं वो कहते हैं कि वो कोऑप्ट हो गए आफ्टर 1939, जब कांग्रेस जो है वो उसकी लीडरशिप ज़्यादातर जो है वो जेलों में चली गई, और जिन्ना को जो गोरे हैं
उन्होंने कोऑप्ट कर लिया। मैं पहले आपसे बात करना चाहूँगा कि 1916 में हम ज़रा लेकर जाएं और हमें ये बताएं कि लखनऊ पैक्ट को, क्योंकि आपने अपनी बुक के अंदर काफ़ी उसको डिटेल में डिस्कस किया है, बिकॉज यू डू नॉट, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी और जो हिस्टोरिकली मतलब जो पढ़ाया जाता है हमेशा से, वो ये है कि जिन्ना साहब को लखनऊ पैक्ट जो थी वो उनका एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का जो है वो राइट लेकर दिया। यू आर सेइंग कि दिस इज नॉट व्हाट ही वांटेड एग्जैक्टली। इसको जरा देखिए, जब जुदागाना इंतखाबात यानी सेपरेट इलेक्टरेट्स की बात आई 1909 में, और ये 1909 में जब आती हैं मौले रिफॉर्म्स जो हैं, तो उसमें जिन्ना इज द बिगेस्ट क्रिटिक। 1906 में अगर आप आ जाएं तो ही सेज कि मुस्लिम लीग का जो बनाना है उसके भी इज द बिगेस्ट अपोनेंट ऑफ इट, और शिमला डेपुटेशन को भी अपोज करते हैं। तो वो सेपरेट इलेक्टरेट्स के तो बहुत खिलाफ थे। अल्टीमेटली ही एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टरेट्स इसलिए कि जो है मुसलमानों को शायद ये था, लेकिन थ्रू आउट अगर आप जिन्ना की देखें तो जिन्ना ने कई मौके पे आपने लेटर ऑन 1928 में 27 में कई जगह पे सेपरेट इलेक्टरेट्स को जो है चेंज करके जॉइंट इलेक्टरेट्स की तरफ आने की कोशिश की। तो इस जॉइंट सेपरेट इलेक्टरेट्स के तो ही वाजंट इन फेवर ऑफ, वो सिर्फ ये था कि आप ये देखिए कि 1913 में जिन्होंने वो कांग्रेस के मेंबर थे, 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की। उन्होंने की ज्वाइन क्योंकि गोखले ने उनको कहा कि आप मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें और उसको कांग्रेस के करीब लेके आए। जिन्ना वाज द मेंबर ऑफ बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो ये जो इस चीज़ को कलर किया जाता है कि शायद इन्होंने जुदागाना इंतखाबात जो था इसको प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कराया, आई डोंट थिंक कि दैट इज़ अ करेक्ट थिंग। 1909 से वो चल रहे थे, लेकिन जिन्ना वाज एन अपोनेंट ऑफ दिस आइडिया, ही वाज एन अपोनेंट ऑफ सेपरेट इलेक्टरेट्स, और बड़ी क्लियर ही वाज लाइक ये जो है बल्कि 1927-28 में उनको बहुत सारे लोगों को, जब उन्होंने अल्टीमेटली जॉइंट इलेक्टरेट्स से फिर उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टरेट्स की बात की 14 नकात में यानी कि 14 पॉइंट्स में, तो ही सेड कि उसके बाद इट विल बी ओपन टू एनी कम्युनिटी टू गिव देम अप। तो वो उसको हमेशा टेम्परेरी समझते थे कि एक टेम्परेरी सिचुएशन है, जिसके बाद जो है जब एक तरह का इक्विपोइज एक बैलेंस बन जाएगा तो जो कम्युनिटीज़ हैं वो खुद अपना सेपरेट इलेक्टरेट्स दे विल गिव अप और वो नेशनल होल में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आपको मैं बताऊं 1919 में या 1921 में ये एक सिलेक्ट कमेटी के सामने जिन्ना साहब ने 1919 की बात है, सिलेक्ट कमेटी के सामने उन्होंने अपनी एविडेंस दी एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग। तो उनसे पूछा गया, ये सवाल पूछा गया, ये इसका रेफरेंस भी ये कई किताबों में मौजूद है, अंबेडकर की किताब में भी ये सारी कमेटी की प्रोसीडिंग्स मौजूद हैं। उनसे पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि सेपरेट इलेक्टरेट्स नेसेसरी हैं? ही सेज नहीं। ये वो कहते हैं कि मैं ऐसा इंडिया देख रहा हूँ जहाँ हिंदू और मुसलमान का डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जो कि बाद में आप ये देखिए कि 11 अगस्त में उन्होंने यही बात पाकिस्तान के लिए, लेकिन 1919-1920 की बात है, ये वो कह रहे थे इंडिया में कि इंडिया में वो ऐसा देख रहे हैं कि ये डिफरेंसेस रहेंगी नहीं। और ये उस वक्त जो इंपीरियलिस्ट थे या ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट जो उनको सवाल कर रहे थे, उन लोगों ने बार बार इस चीज़ को प्रेस करने की कोशिश की कि आप तो मुसलमानों के लीडर हैं, आप ये क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने ही स्टक टू हिज गन्स कि नहीं, अल्टीमेटली जॉइंट इलेक्टरेट्स होने चाहिए, सेपरेट इलेक्टरेट्स नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हकायक हैं जिनको छुपाया जाता है ऑब्वियसली। व्हाई डिड ही जॉइन मुस्लिम लीग इन द फर्स्ट प्लेस? 1913 में गोखले सेज कि आप ज्वाइन कर लें एंड ही डज, वो टेक ओवर करना चाहते थे, वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग को कि कोर्स चेंज किया जाए, क्या रीज़न क्या तो थी? कोर्स बिल्कुल चेंज किया। इस तरह के उससे पहले देवर लॉयलिस्ट पार्टी, सेल्फ रूल की बात नहीं करते थे। 1913 में जब जिन्ना साहब इसको ज्वाइन करते हैं तो उसका जो है चेंज होता है, जो उसका मैनिफेस्टो है उसको चेंज किया जाता है और सेल्फ रूल की बात की जाती है उसमें। तो जिन्ना का ज्वाइन करना मुस्लिम लीग का बिल्कुल वो इसी पे था कि उसको कांग्रेस के करीब लाया जाए। दैट्स व्हाई 1913 में उन्होंने ज्वाइन किया और उस पे ही स्टक टू हिज नेशनलिस्ट। बट देन इवेंचुअली वो कांग्रेस से खुद जुदा हो गए।
उसकी क्या वजह है? एक तो कहा जाता है कि जी उनका और गांधी जी का पर्सनैलिटी क्लैश था। 1915 में उनकी पहली दफ़ा जो गांधी जी से उन्होंने उनके लिए एक रेफरेंस रखा और गांधी जी ने उसमें उनको इंट्रोड्यूस करवाया कि वो मुस्लिम्स के लीडर हैं। इस वजह से जिन्ना जो है वो बड़े नाराज़ हो गए। मुझे लगता है कि ये ऐसी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन लगती है मुझे। हाँ, आई थिंक ये ज़्यादा ब्लोन, ऑब्वियसली गांधी ने वो फेमसली कहा कि आप मुस्लिम, मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक मुसलमान माइनॉरिटी जो है वो प्रिजाइड कर रही है, इस रेफरेंस पे ये चीज़ कही थी। बट आई डोंट थिंक वहाँ से मसला हुआ। दो मसाइल थे गांधी की लीडरशिप के साथ जो जिन्ना ने देखे। एक तो ये था कि गांधी इंट्रोड्यूस रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स। ये तो बड़ी क्लियर बात है कि सही सही। गांधी से पहले जो सियासत थी वो कोई सी मजहबी आई थिंक सियासत। जो उनका पहला आपस में इख्तलाफ है वो भी स्वराज का वर्ड यूज़ करने पर है, इस तरह का कोई है। वो स्वराज सभा जो उन्होंने चेंज किया, लेकिन राम राज्य, हम्म ये इस्तेमाल राम राज की बात की गांधी ने। सो एक तो हिंदू एलिमेंट्स को ले, लेकिन जो सही जो जहाँ से इनका आपस में मसला स्टार्ट होता है वो ये होता है कि खिलाफत मूवमेंट में गांधी जो हैं उलेमा को पॉलिटिक्स के अंदर लेके आते हैं, और वो खिलाफत के इशू को जो कि एक रिलीजियस इमोटिव इशू है हम्म उसको सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जिन्ना के लिए अनएक्सेप्टेबल था। हम्म उन्होंने कहा कि ये इस तरह की सूडो रिलीजियस जो अप्रोच है ये मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में एक दूसरे के खिलाफ करेगी। जिन्ना साहब को खिलाफत मूवमेंट से क्या इशू था? मतलब व्हाट एग्जैक्टली देखें ना, पहली बात तो ये है कि जितने बड़े नंबर्स में पहली मर्तबा शायद इंडिया के अंदर जो नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो बड़े बड़े जुलूस, बड़े बड़े प्रोसेशंस देखे। पहली दफ़ा मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हुई, कोऑपरेट करती हुई भी नज़र आई। एंड फॉर समथिंग जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि मुसलमानों के दिल के करीब थी ये चीज़। जिन्ना को इसमें क्या मसला था? देखिए, उसमें मसला खिलाफत का तो ऑब्वियसली दैट वाज नॉट द इशू। कि खिलाफत की अगर प्रेजर्वेशन की बात होती तो वो तो दैट वाज नॉट द इशू। द इशू था कि खिलाफत कमेटीज़ जो बन रही थी वो मज़हब को बिल्कुल बेदरेग इस्तेमाल कर रही थी उसमें। जिन्ना को ये मसला था कि ये जो आपके उलेमा हैं, जो मौलाना हजरात हैं, उनको पॉलिटिक्स में लाया जाएगा तो उसका वो किधर जाएगी बात। और उसमें दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि गांधी जो थे वो चूंकि खुद एक मजहबी शख्स थे तो वो ज़्यादा इतना वो जिन्ना को इस तरह ट्रस्ट नहीं करते थे, क्योंकि जिन्ना जो थे वो कोई इतने मजहबी शख्स नहीं थे। तो वो जो है अली ब्रदर्स और इस तरह के और जो लोग थे उनको ज़्यादा उनके साथ अलायंसेस बना रहे थे। तो जिन्ना इसमें देखते थे कि जो उनकी तरह के सेक्युलर मुसलमान हैं या जो लिबरल मुसलमान हैं या जो वर्ल्डली मुस्लिम्स हैं उनको साइड लाइन किया जा रहा है, मार्जिनलाइज किया जा रहा है। और इसकी वजह से भी ही वाज बट डू यू थिंक कि गांधी जी का एक्चुअली यही मकसद था, या आपके ख्याल में वो जैसा आपने कहा कि वो जिन्ना को ट्रस्ट नहीं करते थे बिकॉज ही ट्रस्टेड इन रिलीजियस पीपल मोर बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ वेरी रिलीजियस, या मकसद ये था कि जिन्ना को साइड लाइन करना है? ये देखिए बिल्कुल मेरा ख्याल है कि एक तो ये है कि अगर आप 1910 और 1920 के अशरे में अगर किसी से पूछते कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट या सेल्फ रूल की जो मूवमेंट है उसका लीडर कौन है गांधी के आने से पहले, तो उसका जवाब तो सिर्फ जिन्ना ही था। मतलब हर कम्युनिटीज़ में ही वाज द लीडर इंडियंस का बेसिकली। तो गांधी का के बारे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वो जिन्ना को डीथ्रोन करना चाहते थे उनकी उससे, और वो सक्सेसफुली उन्होंने किया गांधी ने। तो ये ज़रूर उसमें था। तो एक तरह से ये बात भी है कि उन्होंने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स जो जिन्ना की थी, जो सेक्युलर पॉलिटिक्स थी, उनको एक तरफ करके बेसिकली इस तरह के एलिमेंट्स ला के फिर मैस मोबिलाइजेशन, इमोटिव रिलीजियस इश्यूज के ऊपर मैस मोबिलाइजेशन करने की वजह से जो है जिन्ना और उनके जो हवारी थे इवन कांग्रेस के अंदर वो सारे के सारे साइडलाइन हो गए, मार्जिनलाइज हो गए। तो ये आप सही कह रहे हैं कि दिस माइट हैव बीन पार्ट ऑफ अ प्लान। बट मैस मोबिलाइजेशन के खिलाफ तो थे ना जिन्ना? मैस मोबिलाइजेशन के खिलाफ वो ये समझते थे कि
उनको इश्यूज जो हैं रिलीजियस इश्यूज और इमोटिव इश्यूज में मास मोबिलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। हम्म, किस चीज़ पे होनी चाहिए? वो ये समझते थे कि जो नॉन कोऑपरेशन की मूवमेंट अगर चलानी है तो वो पहले एजुकेट किया जाए पब्लिक को और उस इशू पे ही रह के हो। हम्म, जबकि आप ये देखें कि नॉन कोऑपरेशन जो गांधी और कांग्रेस ने चलाई फिर बाद में, वो सारी की सारी इन्हीं रिलीजियस सिंबल्स और इश्यूज के इर्द गिर्द घूमती थी। नहीं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट प्रोटेस्ट्स हैं, हाँ, वो 1930 में है ना, तो वो they were not religious protests as such. नॉट द 1930 प्रोटेस्ट। हम्म, वो तो ऑब्वियसली जो मार्च था, सॉल्ट मार्च, वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं अर्ली 20s की। ओके, उस वक्त तो सारी खिलाफत की बात हो रही थी, और इसके अलावा गांधी की जो मोबिलाइजेशन था चरखा और हिंदुओं के लिए राम राज्य। तो ये अभी वो किताब लिखी है इन्होंने, सैम रिम्पल ने, शैटर्ड लैंड्स। अच्छा, तो उसमें भी वो भी यही कहते हैं कि रीज़न जिना टर्न्ड अगेंस्ट कांग्रेस या moved away from Congress is because Gandhi was introducing Hindu ideas into the national stream. हम्म, तो जब हिंदू आइडियाज़ आएंगे या राम राज्य की बात की जाएगी, चाहे उससे गांधी जी का कोई बहुत ही अच्छा इंटेंशंस हो, हम्म, उससे मतलब तो मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ जाना है। सो दैट एलियनेटेड जिना। when you say कि उनका मकसद बहुत अच्छा हो, मैं ज़्यादा पहले भी मैंने इसीलिए बात की क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जिना के बारे में ख़ास तौर पर इंडियन एकेडमिया में, और क्योंकि इंडियन एकेडमिया बहुत बड़ा है पाकिस्तान के एकेडमिया के मुकाबले में, तो वेस्टर्न एकेडमिया भी उससे बहुत हैविली इन्फ्लुएंस होता है। सो मैं अक्सर देखता हूँ कि जिना के बारे में जो उनके इंटेंशंस के बारे में भी हर तरह की बात की जाती है, लेकिन गांधी जी को एक ऐसे पेडेस्टल पर बिठाया जा चुका है कि उनसे इल इंटेंट को आप, या जिसे कहते हैं कि बदनीयती जो है वो उनसे आप जो है वो नहीं मंसूब होती किसी भी सूरत में। ट्रेडिशनली मैं बात करूं, पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी तबका बोलता रहा वो भी जो वो अपनी जगह, लेकिन आपसे मैं ये सवाल इसलिए करूं बिकॉज इफ यूर एनीथिंग बट मजहबी तबका, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि गांधी जी की जो ये ईडीएम का बतदरीज और इंक्रीजिंगली जो इंक्रीमेंटली जिसको कहेंगे जो एक इस्तेमाल है हिंदू ईडीएम का पॉलिटिकल टर्म्स में, डज इट हैव समथिंग टू डू विद मोबिलाइजिंग हिंदूज, और जस्ट बिकॉज वो उस ईडीएम में सोचते थे, इस वजह से वो उन ईडीएम्स को इस्तेमाल करते थे? आई थिंक बहुत हद तक तो यही वजह थी कि गांधी बिलीव करते थे कि वो, चूंकि हिंदुइज्म या उनकी रिलीजियस जो उनकी मोरिंग्स हैं वो इतनी सेंट्रल है उनकी आइडेंटिटी से, कि वो ये समझते थे कि ये बहुत ज़रूरी है। वो उन्होंने कहा था ना कि उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा था यंग इंडिया में, उसमें उन्होंने लिखा था या मेरे ख्याल है शायद किताब में लिखा हुआ उन्होंने उसमें कि आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद इंट्रोड्यूसिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स। और वो बेसिकली, जैसे आपको पता है इलामा इकबाल ने कहा था कि दीन जुदा हो सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। सो दैट इज़ व्हाट गांधी आल्सो बिलीव। वो ये समझते थे, सही या गलत, समझते थे कि मज़हब के बगैर जो है या मजहबी आइडिया के बगैर वो मॉरल फाउंडेशन नहीं है पॉलिटिक्स की। ठीक, तो दैट वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू। अब जहाँ तक एलियन टेंट की, ऑब्वियसली महात्माफिकेशन जो हुई है गांधी की, उसके बाद ही इज बिन रेज टू द लेवल ऑफ बुद्धा और जीसस। तो ये है, बट आफ्टर ऑल ही वाज, एंड एट टाइम्स ही कुड बी अ very vicious and power hungry political player. हाँ, Yeah. and he did that, and he was, वजह, मतलब मैंने एक जगह पढ़ रहा था, किसी ने उनको डिक्टेटर के तौर पे भी लिखा हुआ कि गांधी वॉज डिक्टेटर इन कांग्रेस। और उन्होंने बाद में किया भी, कई चीज़ों में साइड लाइन किया, बोस को किया, आज़ाद को हटाया, तो इस तरह की चीज़ें की भी सही। तो गांधी जो थे, और उन्होंने अगर ना होता उनका ये, मैं समझता हूँ कि 1920 में जब जिन्ना खड़े होकर तकरीर करते हैं और कहते हैं मिस्टर गांधी, और उनको जब जो है आगे से शोर पड़ता है कि आप मिस्टर ना कहें महात्मा कहें,
तो गांधी इफ़ ही वाज नॉट, वो जो अगर ना इसने वो अपने एनग्रोस्ड इन हिज सेल्फ लव ना होते, तो वो फिर जो है उस वक्त उन लोगों को रोकते और कहते कि जिन्ना का हक है कि वो Yeah. जिस तरह मुझे, लेकिन नहीं, वो इनको अपना टाइटल पसंद था महात्मा का। तो महात्माफिकेशन ऑफ गांधी जो है वो तो एक बाकायदा एक तहरीक है, और एकेडेमिया में भी ये चलती रही है। लेकिन देखें, आई थिंक कि एट सम पॉइंट द वर्ल्ड हैज़ टू लर्न कि देयर आर नो सेक्रेड नो सेक्रेड काउस। और गांधी की सियासत में और गांधी की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जिनको सामने लाना चाहिए, क्योंकि ही इज़ सच अ पिवटल फिगर, ही शुड बी उनके बारे में प्रॉपर एक पिक्चर होनी चाहिए। ये सिर्फ हॉलीवुड गांधी जो है, सैनिटाइज गांधी जो है, या बॉलीवुड गांधी भी। हाँ, ये भी एक बात आती है कि ही इंसिस्टेड कि जिन्ना जो है वो कोई इवेंट था जहाँ पर उन्होंने कहा गुजराती में बात करें। व्हाट वाज दैट इवेंट? डिड इट रियली हैपन? गुजराती में उन्होंने लैंग्वेज में दे ड्रेस्ड, वो लिखते भी थे, जिन्ना को उन्होंने ख़त भी लिखे गुजराती में। और जिन्ना बाय द वे गुजराती बड़ी ठीक बोलते थे। मतलब ये जो हमारी एक कहानी बनी हुई है ना कि जिन्ना को अंग्रेज़ी के अलावा कोई ज़बान नहीं आती थी, ये दुरुस्त नहीं है। जिन्ना गुजराती भी बोलते थे और लिखते थे, और कच्ची भी जो है एक और ज़बान थी, वो भी बोलते थे, लिखते थे। तो जिन्ना जो थे वो पॉलिटिकल, जहाँ पॉलिटिक्स, उर्दू शायद उनकी वीकेस्ट लैंग्वेज थी। उर्दू वीकेस्ट लैंग्वेज थी। गुजराती में वो फ्लुएंट थे, मास्टरली थी उनकी जो थी। तो उन्होंने गांधी को देखें, जिन्ना का ये बड़ा क्लियर था कि जब वो पॉलिटिक्स की या कॉन्स्टिट्यूशन की या लॉ की या इस तरह की बातें करते थे तो वो अंग्रेजी में करते थे। ठीक। दिस वाज टू हिम द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट्स एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे इकबाल कहते हैं कि मैं जब मुश्किल कॉन्सेप्ट को करना होता है, शायरी करनी तो पर्शियन में करते हैं, बिकॉज ही थॉट के उसमें मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक। तो ये पॉलिटिक्स और इस तरह की, तो ही वाज वो ये समझते थे, जिन्ना का ये मानना था कि इंग्लिश इज़ द लिंगुआ फ्रांका। ठीक है, इंडिया का। और इंडिया को जो है, तो वो गांधी से, जब वो गांधी उनको बाकायदा तौर पे ख़त में लिख रहे थे, फिर कई जगह पे उन्होंने उनको एड्रेस भी किया गुजराती में, तो जिन्ना उसके जवाब में इंग्लिश में ही जवाब देते थे। वो इसलिए नहीं था कि उनको आती नहीं थी, वह इसलिए था कि वो एक पॉइंट कर रहे थे कि लिंग्विस्टिकली जो है हम ये डिवीजन ना क्रिएट करें कि हम दो गुजराती आपस में बात कर सकते हैं तो बाकी। तो ये जिन्ना का था। बट गांधी इंसिस्टेड ऑन एट सम पब्लिक इवेंट, या क्या वैसे बात करते हुए? पब्लिक इवेंट में था, एक पब्लिक इवेंट था जिसमें उन्होंने इवन जो ओरिजिनल वाला था 1915 वाला, उसमें भी उन्होंने गुजराती में आगे से जवाब दिया। अच्छा। तो बाद में 1939 में गालिबन या 1940 में उन्होंने ख़त लिखा जिन्ना को, तो उसमें उन्होंने कहा कि एक टाइम था जब मैं आपको जो है इंटाइस कर सकता था कि गुजराती में भी आप बात करें। तो ये उनकी रिलेशनशिप थी इस तरह की कि गांधी जो थे वो इस चीज़ के ऊपर अक्सर हेट करते थे। अच्छा। कि वो है, लेकिन आई थिंक उससे ये मानी अखज़ करना कि जिन्ना को गुजराती बोलनी नहीं आती थी, नहीं, मैं इससे ये मानी अखज़ करना चाह रहा हूँ जो मैं ओपनली कर लेता हूँ अब, कि क्या वो जिन्ना को अदराइज करने की एक अटेम्प्ट थी कि ये आउटसाइडर है, ये इसको गुजराती नहीं आती, इसको हिंदी नहीं आती, वो पब्लिक परसेप्शन उनके बारे में ये बनाना चाहते थे? डू यू थिंक कि ऐसा है, या नहीं उनका वैसे ही एक इंसिस्टेंस थी कि नहीं यार ऐसे बात करो? आई थिंक ये उनका वो तो अदरवाइज तो उन्होंने एज अ मुस्लिम उनको शुरू पे करने की कोशिश की, इन माय ओपिनियन 1915 में। आई थिंक कि नॉट ऑन द लैंग्वेज इशू, बट ये इसमें बिल्कुल दुरुस्त बात ये है कि जब ये सारा मसला चल रहा था खिलाफत मूवमेंट में और जिस तरह वो मार्जिनलाइज कर रहे थे, तो जिन्ना को बहरहाल पेंट कर रहे थे कि जैसे कोई एलिटिस्ट पॉलिटिशियन है जो सिर्फ अंग्रेज़ी में बात करते हैं। और उसमें इनका जो गांधी और उनके हवारी थे वो अक्सर उनका एक तरह से मजाक इस बात पे भी उड़ाते थे, और मैंने इस किताब में भी लिखा हुआ है एक जगह पे, ख़ासकर अली ब्रदर्स जो थे वो जिन्ना का मजाक उड़ाते थे कि वो मैग्ना कार्टा को क्यों कोट करते हैं।
क्योंकि जिन्ना वो बैरिस्टर थे, हिस्ट्री उनकी उसमें थे, वो मैग्ना कार्टा की बात करते थे तो ये लोग उनका आगे से मजाक उड़ाते थे। तो इस तरह वो जिन्ना को एक एक टाइप कास्ट करना चाहते थे, एक जो एक वेस्टर्नाइज्ड एंग्लोफोन लॉयर हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट रिलीजन और वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज़ें जिसका ग्रास रूट से कोई ताल्लुक नहीं है, ग्रास रूट से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, लेकिन एक फिर सवाल उठता है, ग्रास रूट्स का जो पॉलिटिशियन होता है उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि वो बात कर सके बाहर के एडियम में। उसके लिए वो फ्लुएंट होता है अपने लोकल जो ऑडियंस होती है उनके तरह की बातें करने को उसको ज़रूरत होती है। जैसे हम फैज़ को, वैसे मतलब जाहिर सी बात है कि वो बड़े सेकुलर आदमी थे और लेफ्टिस्ट थे, लेकिन वो भी जब लिखते हैं कि उठेगा अनल हक का नारा या अर्ज़ खुदा से काबे के सब बुत उठवाए जाएंगे, जो कि अक्सर आप देखते हैं कि बीजेपी का उसके ऊपर बड़ा तनकीद भी होती है कि जी वो तो मुस्लिम हैं बड़े सख्त किस्म के। वाई डिडंट जिन्ना थिंक कि यार ये वो मतलब रामराज से या स्वराज से जो मानी अखज़ का या सत्याग्रह से जो मानी ले रहे हैं गांधी जी, वो मानी जिन्ना लेने में क्यों राजी नहीं है, या वो उसको ये बात ही क्यों नहीं कह सकते कि अनल हक का नारा लगाएं, यानी मुस्लिम जो ईडीएम में जो बात होती है, तो वो जिन्ना कुछ सॉर्ट ऑफ थे तो सही ना एलिटिस्ट। हाँ, इस लिहाज से तो देखिए उनका उनका मानना ये था, और ये उनके कि पॉलिटिक्स में जो जो लोग इलेक्टेड, ही वाज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एज यू नो, और हर साल ही इलेक्ट हो, हर 2 साल के बाद इलेक्ट होते थे सेंट्रल लेजिस्लेचर में। तो उनका उनका ये था कि जो जो इस पोजीशन में होते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, उनकी एक ड्यूटी होती है टू गाइड देयर कंस्टिट्यूएंट्स, और वो उनको जो है गाइड करते हैं टुवर्ड्स, देखिए क्योंकि जो पोजीशंस जिन्होंने ली खास कर लेजिस्लेचर में, अगर उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं इन बातों पे, मसलन सारदा सारदा बिल था जो कि चाइल्ड मैरिजेस रिस्ट्रेंट एक्ट है। यस, अब अगर उसमें वो इस बात पे हो जाते कि उनके जो वोटर बेस है वो क्या कहती है, तो उनकी वोटर बेस तो चाहती थी कि सारदा बिल पास ना हो, यानी कि चाइल्ड मैरिजेस रिस्ट्रेंट ना हो। बिल्कुल। लेकिन जिन्ना ने उसके जवाब में एक बड़ी फेमस तकरीर की, उन्होंने कहा कि अगर if my constituency is not as advanced as to ask me as to approve of this measure, the clearest duty on my part is to ask them to elect someone else. तो जिन्ना बड़े क्लियर थे इसमें कि उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर सिर्फ अपनी वोटर बेस की वजह से नहीं करना, तो वो ये समझते थे कि इस उस पे जो है एक जेंटलमैन्स गेम पॉलिटिक्स को समझते थे। इट्स ऑफन सेड कि जेंटलमैन्स गेम समझते थे। वो ये समझते थे कि पॉलिटिक्स जो हैं वो या कम से कम जो उनकी डिटर्मिनेशन है लीडरशिप पोजीशन में, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका काम ना सिर्फ ये है कि वो अपने लोगों को की डिज़ायर्स को एक्सप्रेस कर सकें, बल्कि ये भी है कि उनको भी गाइड कर सकें। तो वो इस लिहाज से जो थे जिन्ना वाज एब्सोल्युटली अगेंस्ट। लेकिन आप बाद में देखिए कि उन्होंने फिर जो है गांधी से सीखा, और फिर जो है उन्होंने 1937 के बाद से जो जिन्ना ने एक लाइन पकड़ी तो वो फिर उन्होंने किया वही। हाँ। तो ये अब ये अच्छा किया या बुरा किया, ये उस पर ही तो वो विलन है। लेकिन ये बताइएगा कि 1920 में खिलाफत मूवमेंट होती है और जिन्ना के ऑलमोस्ट ही पार्ट्स बेस विद कांग्रेस। आई थिंक ही वाजंट अ मेंबर ऑफ कांग्रेस आफ्टरवर्ड्स, ना 1920 ऑन, और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट रहे हैं फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड एज अ लेजिस्लेटर एज वेल। लेकिन मुख्तलिफ बिल्स के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर जो उनकी मुसलसल एक कांग्रेस के साथ एक कोऑपरेशन जारी रही है, और इन सम केसेस उन्होंने एक तरह से आउटफ्लैंक भी किया है अंग्रेज़ों को। ये कैसे, हाउ डिड इट कम अबाउट? देखिए जिन्ना जो थे जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी 1920 में, तो उनका ये इरादा नहीं था कि ये परमानेंट ब्रेक है। ओके। और उसकी मैं वजह ये इस वजह से भी कहता हूँ फवाद चौधरी की तरह उन्होंने कहा बाद में पीटीआई में वापस आगे भेजे। नहीं, 1924-25 की बात है, अब मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता। टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने एक लेटर लिखा था एडिटर को, ठीक। और उन्होंने उसमें कहा कि उनसे ये बात मंसूब की गई है कि वो कांग्रेस को हिंदू पार्टी समझते हैं,
तो उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, वो कांग्रेस को इंडियन पार्टी समझते हैं और बिल्कुल कांग्रेस हिंदू पार्टी नहीं है, कांग्रेस तमाम लोगों की पार्टी है। अब ये 1924-25 में कांग्रेस को छोड़ के कह रहे हैं। और फिर आप ये देखते हैं कि इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट वो जब पाकिस्तान का मूवमेंट चलती है, बल्कि उससे पहले से जिन्ना का कहना ही ये था कि कांग्रेस जो है वो हिंदू पार्टी है इसलिए। लेकिन 1920s में और 1930s के मिड तक, आई थिंक इवन टिल 1937, जिन्ना वांटेड आइदर टू रिटर्न टू कांग्रेस या कम से कम मुस्लिम लीग को कांग्रेस के करीब किसी न किसी तरीके से लाया जाए। और ये जो चीज़ है ये आई वुड से कि 1937 1938 तक जो है उनकी सियासत का परमानेंट फीचर थी कि उन्होंने कांग्रेस के साथ कोऑपरेट करना है। इनफैक्ट ही वांटेड कोऑपरेशन आफ्टर 1937 इलेक्शन एज वेल, एग्जैक्टली, जिसको नेहरू ने रिजेक्ट किया। एग्जैक्टली। और उसमें बाकायदा तौर पे उनकी जो जो कॉरेस्पॉन्डेंस है जिन्ना और नेहरू की, जिन्ना और नेहरू की कॉरेस्पॉन्डेंस जो है बड़ी अच्छी एक किताब लिखी अदील हुसैन ने, द ग्रेट डिबेट्स। उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे ये बात की हुई है कि जो है वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या इररिड्यूसिबल मिनिमम्स हैं जिस पे जो है मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ चल सकती है। ठीक। अब सबसे बड़ा नाम जो इन सारों में से था जिसने गांधी को इन्हीं प्रिंसिपल्स पे अपोज किया, वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का था। ठीक। आप सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो थे वो मतलब जिस तरह जिन्ना के इन्फ्लुएंसेस हैं, गोखले हैं, जो है दादा भाई नौरोजी हैं, इसी तरह जिन्ना ने एक दफ़ा ये भी कहा था कि मैंने सियासत जो है वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के कदमों में बैठ के सीखी है। ठीक है। तो ये लोग जो सारे थे, ये सारे उतने ही बड़े क्रिटिक्स थे गांधी की सियासत के। ठीक। ये उस वक्त ये ही कह रहे थे उसमें। तो ये आई थिंक इसमें जनरली स्पीकिंग मोतीलाल नेहरू एंड अदर्स, उनका जो आइडियाज़ थे, नेहरू देखिए नेहरू फैमिली में ही ये इशू जो था गांधी के ऊपर, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू में काफ़ी इख्तलाफ था। ठीक। वो बाद में जाके जो है तो कभी तो ये बात दुरुस्त है कि जो है मोतीलाल नेहरू जो थे वो शायद जिन्ना के साथ एक पेज पे थे ऑन गांधीयन पॉलिटिक्स। बट डिड ही एट एनी पॉइंट बिट्रे जिन्ना कि ठीक है, वो अगर जिन्ना को आगे लगा के और फिर उन्होंने कहा कि जिन्ना पागल है, गांधी जी के साथ ही चलते हैं कांग्रेस के अंदर? आई थिंक मोतीलाल नेहरू जो हैं वो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होती है और सारा होता है जो स्वदेशी और जो बॉयकॉट्स की जो सियासत थी, ये बॉयकॉट्स की सियासत जो है दिस वाज अनदर। तो उस वक्त तो मोतीलाल नेहरू गांधी के पेज पे आ चुके थे। तो हो सकती, लेकिन ये इसको देखना पड़ेगा मुझे। लेकिन जहाँ तक जिन्ना का ताल्लुक है, आप ये देखिए कि जो थे फॉर एग्जांपल एक चीज़ जो गांधी ने की और जिसके ऊपर जिन्ना जो थे वो बहुत बड़े उस चीज़ के अपोज थे कि गांधी ने कहा कि बच्चे जितने स्कूलों में पढ़ते हैं ना वो स्कूल छोड़ दें, वो बॉयकॉट कर दें, क्योंकि ये फरंगी तालीम जो है हमें नहीं एक्सेप्ट। वो तो जिन्ना ने इस चीज़ को बहुत अपोज किया, उन्होंने कहा कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं सिर्फ, ये हमारे भी बच्चे हैं, सो इस बात पे। तो आई बिलीव कि उस चीज़ के ऊपर नेहरू जो थे, मोतीलाल नेहरू जिन्ना के साथ थे। ठीक। हाँ, लार्जली रिग्रेसिव आइडियाज़ के खिलाफ जो थे वो मोतीलाल और जिन्ना दोनों ही थे, लेकिन इवेंचुअली ही चोज गांधी साइड फॉर सम रीजन। आई थिंक बिकॉज एवरीवन हैड टू फॉल इन लाइन विद गांधी, बिकॉज गांधी जो थे वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि 1920s के डोनाल्ड ट्रंप थे। ठीक है। और रिपब्लिकन पार्टी थी कांग्रेस, और सारे रिपब्लिकन जैसे आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं, उनको भी गांधी के साथ होना उनका, because he was too popular to be opposed. and this is true of all populist leaders. लेकिन गांधी was, अगर चाहे लोगों को अच्छा लगे ना लगे, बट गांधी was the quintessential populist of the subcontinent. उन्होंने हर वो चीज़ की जिससे जो है ना वो आवाम में पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए जो जो चीज़ हो सकती थी उन्होंने वो की। मज़हब का सहारा लिया,
अपने जो है बेसिक एलिमेंट्स और बेसिक जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनके ऊपर उन्होंने किया, मज़हब को जो है उसका बेदरेग इस्तेमाल किया। तो ये सारी चीज़ें थी, तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूज़ 1920s के इंडिया का डोनाल्ड ट्रंप। ठीक। उसी पीरियड में रफली अराउंड 1926-27 जिन्ना फाइनली कंप्लीटली जो है वो उनकी कांग्रेस के साथ एक तरह से जैसे टूट गई तड़क करके, तो कुटी जो थी वो ख़त्म होके वो बहुत दूर हो गए एक दूसरे से। ये बताइए कि 1937 तक ही कंटिन्यूड टू यू नो सॉर्ट ऑफ एक फिडल विद द आइडिया कि कांग्रेस के साथ कोई कोऑपरेशन हो सकती है, ज़रा थोड़ा सा खेलते हैं इसको। और 1937 के इलेक्शन के बाद भी वो चाहते थे, वो wasn't he tired of Congress's क्या कहना चाहिए उनसे, उनके तरफ जो बेअतनाई थी कांग्रेस की, उससे वो थक नहीं गए थे तब तक? हाँ जी, नहीं मेरे ख्याल है, देखिए 19 खासकर जब ये कम्युनल अवार्ड जो आता है 1932 में राउंड टेबल के बाद जो कम्युनल अवार्ड लाती है हुकूमत और वो दिया जाता है, उसके बाद जिन्ना देखते हैं कि एक नई पॉसिबिलिटी है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान, या कम से कम कांग्रेस और जिन्ना साहब के अपने दरमियान किसी किस्म की अप्रोच मांग की। क्योंकि वो करते हैं, वो मिलते हैं 1935 में बाबू राजेंद्र प्रसाद को, और वो प्रसाद जिन्ना पैक्ट होता है जिसमें एक फॉर्मूला आता है कि कम्युनल अवार्ड की जगह क्या लाया जाए। क्योंकि कम्युनल अवार्ड जो है वो कांग्रेस को बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था, जिसमें सेपरेट इलेक्टेड्स भी थे, और ये जिन्ना जो थे वो ये कह रहे थे कि जो सेपरेट इलेक्टेड्स हैं इसके ऊपर हम निगोशिएट कर सकते हैं और इसमें आ सकते ठीक। हैं। तो 1935 में वो कोशिश करते हैं। 1937 में जब वो कांग्रेस के इतना करीब आने की कोशिश करते हैं, जो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो होता है 1937 के इलेक्शंस के लिए, वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक। वो हर तरह से वो करते हैं। और कांग्रेस, बाय द वे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो इलेक्शंस लड़ते हैं, ये बहुत सारे लोग अक्सर मिस कर जाते हैं कि 37 के इलेक्शंस जो थे यूपी में और जगहों पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिल के लड़ा था। जी। दे वर नॉट अपोज टू ईच अदर। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है ना, एक तरह से लोग लिफाजी करते हुए कुछ भी कह देते हैं, तो कहते हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को हरा दिया। एक तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को हराया नहीं, वो डिफरेंट सीटों पे लड़ रहे थे। लेकिन दूसरा ये है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस तो एलाइड थे एग्रीकल्चरल पार्टी के खिलाफ और यूनियनिस्ट पार्टी के खिलाफ, और इन जगहों के खिलाफ, इनके खिलाफ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अलायंस है। वहाँ से ही सारा इशू स्टार्ट होता है कि इलेक्शंस जब यूपी के अंदर मुस्लिम लीग इलेक्शंस जीत जाती है, कॉन्ट्री टू व्हाटएवर बाकी जगहों पे हार जाती है, लेकिन यूपी में और बॉम्बे में मुस्लिम लीग जीत जाती है। तो मुस्लिम लीग जो है जिसका अलायंस होता है कांग्रेस के साथ, वो कहती है कि हमें हमने अब मुस्लिम सीट्स इतनी जीत ली हैं, कांग्रेस ने कोई नहीं जीती होती हैं, और मुस्लिम लीग जो है बाई इलेक्शंस भी जीत जाती है। तो कहते हैं कि हमें शामिल किया जाए हुकूमत गवर्नमेंट में शामिल, बिकॉज वी आर एलाइज, और इस तरह होना चाहिए। और कांग्रेस जो है उस पॉइंट पे वहाँ जहाँ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और मौलाना आज़ाद ने अपनी किताब में इस बारे में जिक्र किया है कि मुस्लिम लीग जो है उस वक्त बिल्कुल अपने आप को एक तरह से जम करने के लिए तैयार थी कांग्रेस के अंदर, प्रोवाइडेड कि उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो कम से कम ऑन पेपर रखी जाती। ठीक। सो उसमें जब कांग्रेस कहती है कि नहीं, हम नहीं एक्सेप्ट करते इसको, और उसके बाद से जिना को ये होता है कि हम ये सारे सेफ गार्ड्स होने के बावजूद जब नंबर गेम आती है तो हम बिल्कुल साइड लाइन हो जाते हैं। तो उधर से ये सारा ही टर्न्स एंड ही सेज कि जी मैं अब और फिर कांग्रेस के जो 2 साल हैं वो स्पेशली ब्रूटल थे। अगर आप उनकी अट्रॉसिटीज़ जो हैं, उनके जो मुख्तलिफ चीज़ें थीं, जो कंप्लेंट्स मुस्लिम लीग ने की हैं, तो उन चीज़ों को मिला के अल्टीमेटली वहाँ से सारा किस्सा जो है वो बदलता है जिना का। और वो अपनी जो है ना कांग्रेस के साथ जो अपना उनका एक था कि कांग्रेस के साथ किसी न किसी तरह से कोऑपरेट किया जाए, वो वहाँ से वो छोड़ देते हैं वो। बट कांग्रेस ने इसके ऊपर क्यों इंसिस्ट किया? आई थिंक नेहरू वाज एट द ड्राइविंग सीट बाय दैट टाइम, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने क्यों अपोज किया? डिड ही वांट टू सबस्यूम मुस्लिम लीग इनटू कांग्रेस, या वो चाहते थे कि इसको बिल्कुल आउट क्लास कर दें
व्हाट वाज हिज इंटेंशन देयर? नहीं, कांग्रेस में उसमें नेहरू का जो था, एक तो नेहरू जो थे वो ये समझते थे कि जो है ये जो कम्युनल इशू है या जो इशू है माइनॉरिटीज़ का, ये बिल्कुल एक मैन्युफैक्चर्ड इशू है, इसके अंदर कोई बात नहीं है। हम्म तो वो एक तो ये समझते थे इसका कोई पर्पस नहीं होना चाहिए, एक तो उनका ये व्यू था। दूसरा ये था कि नेहरू के ऊपर, हालांकि नेहरू खुद लेफ्ट के थे और सेक्युलर पॉलिटिशियन भी थे, सारा कुछ था, लेकिन उनके पार्टी के अंदर हिंदू महासभा जो थी कांग्रेस के ऊपर, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा था। हम्म वो एक तरह से वो वोट बेट, तो एक तरह की आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जो थी वो अपने हिंदू राइट के, और जो उनका राइट विंग था उससे भी बिहोल्डन थी ना वो, तो वो ये समझती थे, तो वो ये देखते थे, कम से कम जो कांग्रेस का ओवरऑल व्यू था वो यही था कि अगर वो मुस्लिम लीग को इस जगह पे देते हैं तो साथ ही साथ जो है दलित जो हैं वो भी अपने लहदा राइट्स मांगेंगे, और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ भी मांगेंगी, मुसलमान भी मांगेंगे, तो वो बार्गेनिंग में दे थॉट कि ये बहुत बड़ा बार्गेन है, हम्म तो वो इसमें तैयार तैयार नहीं थे वो। एक जो आप कह लीजिए, बिकॉज मैं 1940s की तरफ आने से पहले, मैं ज़्यादा 1940s के ऊपर हम थोड़ा कम ही रखेंगे, बहुत हो चुकी है उस पर बात। 1940s पर आने से पहले मैं लेकिन एक बात करना चाहता हूँ कि जो जिन्ना के इंडियन नेशनलिस्ट क्रेडेंशियल्स हैं, उसके ऊपर जो सबसे बड़ा एक समझ लीजिए कि हम कांग्रेस से बाहर निकल कर उसको अगर देखते हैं तो वो एक उनके ऊपर आप समझ लीजिए क्वेश्चन मार्क, वो है जो डॉक्टर अंबेडकर ने उनके बारे में बताया है कि वो गए थे जिन्ना जी के पास और जिन्ना साहब से उन्होंने कहा कि हमें जो है वो एक ऐसी पार्टी बनानी चाहिए जिसमें मुस्लिम्स हों, दलित्स हों और जो दीगर माइनॉरिटीज़ हैं, और हम कांग्रेस से ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर जो है वो कास्ट हिंदू जो मेजॉरिटी है उसका एक आयरन ग्रिप है, और हम ऐसी कम्युनिटीज़ को जो है वो लेकर आ सकते हैं सामने, जो कि एक ऐसा बड़ा कोalition बन सकता है जो कि कांग्रेस से बड़ा कोalition होगा। बट जिन्ना रिफ्यूज्ड, व्हाई? आई डोंट थिंक ही रिफ्यूज्ड। ये जो है, जो अंबेडकर लिखते हैं वो, बल्कि अंबेडकर की किताब अगर आप पढ़ें जो है उसमें ये वो जिक्र करते हैं कि जिन्ना जो थे वो आइडियल पर्सनालिटी थे इस तरह के कोalition को लीड करने के। तो उसमें वो ये कहते हैं कि कुछ अरसे उसी किताब में उनका जिक्र है कि उसमें कि कुछ अरसे पहले तक जिन्ना जो थे वो मुस्लिम लीग को ख़त्म कर देना चाहते थे, और वो ये चाहते थे इस तरह की पार्टी हो, तो ये आइडियल थे अगर इस तरह की वो पार्टी बनाते। तो जिन्ना ने उसके ऊपर दरवाज़ा बंद नहीं किया था, हम्म लेकिन वो ये समझ रहे थे कि जो उनके जो सियासत उनकी आ रही थी, वो अब मुस्लिम लीग को पूरी तरह अबैंडन कर नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से कोalition बनाया था। देखिए, पाकिस्तान डिमांड जो है वो इटसेल्फ जो है वो असल में तो सिर्फ यही बात थी ना कि मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज़, जो माइनॉरिटी हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ में मुस्लिम माइनॉरिटी थी, और जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी मेजॉरिटी मुस्लिम एरियाज़ में, उनको एक तरह किस एक तरह एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। हम्म तो ये सारी सियासत थी, अगर वो इससे डिविएट करते इस पॉइंट पे हम्म और इस तरफ जाते तो वो शायद उनके लिए प्रॉब्लम होता। अब ना आप ये देखिए कि 1939 में जब कांग्रेस अपनी मिनिस्ट्रीज छोड़ते हैं तो अंबेडकर, परियार जो थे साउथ इंडिया के, जी जी तो ये सारे मिलके जो है जिन्ना के साथ ये डे ऑफ जी, डे डिलीवरेंस ऑफ बना। डिलीवरेंस में आता है। तो ये कोलेशन जो था, ये मतलब ये वो कोलेशन बनाने के लिए कोशां थे, लेकिन उसमें उन्होंने, आई डोंट थिंक एट एनी पॉइंट ही सेड नो टू इट। हम्म इट्स जस्ट दैट उसका टाइम आया नहीं। बट कोल्ड शोल्डर कह लीजिए आप इसको, या यूं के सर्द खाने में डाल दिया उन्होंने, किया हम्म, तो नहीं ना? किया नहीं, हाँ। हाँ तो काश के कर लेते। नहीं, वो अब जाहिर है कि काश जो है वो तो बहुत सारे होते हैं हिस्ट्री के अंदर, बट द थिंग इज के इससे ये तो थोड़ा सा, क्या ये उनकी मजबूरी थी कि वो इस तरफ नहीं जा सकते थे, या आपको लगता है कि नहीं उनकी कन्विक्शन थी, ही थॉट दैट इट वाज नॉट प्रैक्टिकल? देखिए, आई थिंक मेरे ख्याल से तो मजबूरी थी। ओके। करना तो वो बाकायदा तौर पे एक एक वक्त में ये भी मौका आया जब उनसे पूछा गया, अभी पाकिस्तान बना नहीं था और कुछ अरसा रह गया था अभी, तो ये पूछा गया कि आप पाकिस्तान अगर नहीं बनता तो क्या करेंगे, इस तरह की। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम
जो है सारी माइनॉरिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और हम एक पार्टी बनाएंगे और वो इंडिया में जो है जो हकूक़ के लिए जद्दोजहद करें। ठीक। तो उन्होंने तो ये भी कहा, तो मेरे ख्याल से जो था उनका उनकी मजबूरी ये थी कि वो मुसलमानों के लीडर थे और उनको उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनके कोalition को उन्होंने मैन्युफैक्चर किया था और अगर वो उससे हटते तो वो वाला कोalition जो है वो फॉल फ्लैट हो जाता उन्हें। तो ये चीज़ थी जिसकी वजह से वो जो है इस तरफ नहीं आ सके। तो वो वैसे पोजीशंस तो ले लेते थे उस कोalition के अंदर रहते हुए भी, मतलब फॉर एग्जांपल अहमदीज़ के ऊपर जो उनकी पोजीशन है, कई मरतबा ये उनसे डिमांड की गई, स्पेशली 1944 में गालिबन बड़ी सख्ती से डिमांड की गई कि अहमदीज़ को जो है वो एक्सकम्युनिकेट किया जाए मुस्लिम लीग से। तो वो मगर उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होगा जी। तो नहीं तो ये उसमें देखिए ना कि मुस्लिम लीग में अहमदियों के जो था, एक तो उनका ऑब्वियसली देयर वर सर्टेन रेड लाइंस जो थी उनके लिए, वो ये समझते थे कि अगर आज अहमदियों के बारे में बात कर रहे हैं, कल इस्माइलियों के बारे में करेंगे, परसों शियों के बारे में करेंगे, ये उनका नज़रिया था। बिल्कुल। दूसरा ये था कि अहमदी उनके करीब भी थे काफ़ी, तो एक ये चीज़ भी थी। तो उन्होंने जो कहा, उन्होंने यही कहा कि इस तरह के डिवीज़न होने से मुसलमानों की यूनिटी ख़राब होगी। तो वहाँ उनका आइडिया यही था कि वो मुस्लिम यूनिटी जो है वो कायम रहे। ठीक, राइट। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 1939 होता है, वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, कांग्रेस जो है वो कहती है कि हमें डिफेंस हमारे हवाले किया जाए। ब्रिटिश उसका डिनाई करते हैं उसको, और कांग्रेस जो है वो छोड़ देती है, मिनिस्ट्रीज छोड़ देती है, और एक डे ऑफ डिलीवरेंस होता है और एवरीथिंग हैपन्स। बट देन हम देखते हैं कि 1940 ऑनवर्ड्स, बिकॉज 1940 में ही लाहौर रेजोल्यूशन आती है, इट डिडंट कम बिफोर दैट, जब कांग्रेस इज मतलब सॉर्ट ऑफ इट एट इट्स वीकेस्ट पॉइंट, वो इट हैज़ कम्प्लीटली फॉलन आउट विद द ब्रिटिश फॉर द फर्स्ट टाइम। कभी भी किसी भी मौके पर ब्रिटिश और कांग्रेस भी उतने अपार्ट नहीं थे जितने उस मौके पर थे, एंड जिन्ना एक्सप्लॉइटेड दैट अपॉर्चुनिटी। कुछ लोगों का इल्ज़ाम है जिसमें आपको पता ही है, बहुत सारे लोग, मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी जो एग्जांपल है उसमें पाकिस्तान के अंदर वो फैक्ट्स आर फैक्ट्स अब्दुल वली खान की, कि जिन्ना वाज कोऑप्टेड बाय द ब्रिटिश एट दैट टाइम, और जिन्होंने खुद जाकर अपनी सर्विसेज उनको प्रेजेंट की, और उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम आर्मी बहुत बड़ी तादाद में है और हम जो है वो आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दें, सॉर्ट ऑफ, मतलब जाहिर है ये बातें लिखा पढ़ी में तो नहीं होती, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ है। आपके ख्याल में इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आई थिंक जहाँ तक जिन्ना का ताल्लुक है, आई थिंक अम्बेडकर ने अपनी किताब में बड़ी क्लियरली लिखा है कि जिन्ना की वर्स्ट एनिमीज कुड नॉट accuse him of being a tool in the British hands। और वो इसी में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि क्या जो उसमें उनका तहरीर है वो यही है कि क्या ये ब्रिटिश कंस्पिरेसी है पाकिस्तान डिमांड जो है। तो ये देखिए कि जो लोग ये बात करते हैं वो आज तक इसके साथ कोई प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट ला नहीं सके। और जहाँ तक मेरे ख्याल से एक चीज़ क्लियर है वो ये है कि अंग्रेज़ ये नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो। उन्होंने ये कहना कि वो शायद कोई बफर स्टेट बनाना चाहते थे, इस तरह की चीज़ जो है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अंग्रेज़ों की जो सबसे पहली जो थी उनकी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रायोरिटी लिस्ट में चीज़ थी वो ये थी कि उन्होंने एक यूनाइटेड ब्रिटिश इंडियन आर्मी छोड़नी है, ठीक, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो कि उनका, जो कि 47 के बाद भी उनकी एफर्ट्स रही कि ये हमारी इकट्ठी आर्मीज हैं और ये आपस में ना लड़ें, 48 की वॉर की बात जब एग्जैक्टली और उससे पहले ये छोड़ना चाहते थे। और इसमें तवातर से जो इनके कमांडर इन चीफ्स हैं 1940s के अंदर, जैसे जैसे पाकिस्तान की बात बढ़ती गई तो तवातर से जो कमांडर इन चीफ्स हैं वो यही लिख रहे हैं कि पार्टीशन ना होने दें सब कॉन्टिनेंट को, इससे बहुत नुकसान हो जाए। ठीक, ये बाकायदा, और उसमें वो यही बताते हैं आर्मी की डिवीज़न कैसे होगी। फिर वो ये कहते हैं, और अंग्रेज़ों का ये जो था उसमें एक जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था उनका, और जो कि एक हद तक दुरुस्त बात है, कहा कि अगर आप पाकिस्तान बनाएंगे
और पाकिस्तान को इतनी बड़ी आर्मी देंगे कि ये अंग्रेज़ों ने 44-45 में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान की आर्मी होगी तो आउटसाइज्ड होगी, तो आर्मी के बोझ तले जो है वो पाकिस्तान दब जाएगा। ये उस वक्त ये बातें कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने, और इसीलिए उन्होंने 1946 के अंदर उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान, जो कैबिनेट मिशन भेजा था, वो उनकी लास्ट डिच एफर्ट थी कि किसी ना किसी तरीके से इंडिया यूनाइटेड रहे। तो ये कहना कि ये सारी जो चीज़ थी अंग्रेज़ों की थी या कोऑप्ट किया गया जिन्ना को, जिन्ना के बारे में कम से कम जितने लोग जो जानते थे जिन्ना को और जितने लोगों ने उनको पढ़ा भी है और जो लोग उनके साथ डायरेक्टली थे, फ्रैंक मोरेस की किताब पढ़ लें आप, विटनेस टू एन एरा, आप अंबेडकर की किताब का मैंने हवाला दिया जहाँ वो कहते हैं कि जिन्ना से ज़्यादा इनकरप्टिबल पॉलिटिशियन ही कोई नहीं था और ये हो ही नहीं सकता कि अंग्रेज़ों ने उनको कोऑप्ट किया हो। या आप जो है इस तरह, मतलब H.V. हॉटसन की किताब है ग्रेट डिवाइड, उसमें सारों ने इस नुक्ते नज़र को उन्होंने कहा हुआ है कि ये इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये हुआ हो। ये हम असल में ये चीज़ नहीं लोग समझते कि देयर वाज ये जो डिमांड थी पाकिस्तान की, ये कुछ जिन्ना ने इन्वेंट नहीं की थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जिन्ना वाज अ रिलक्टेंट, very in late, fact a late convert. a very late convert and a very reluctant one. In my opinion, a very reluctant convert. बल्कि हैरानी इस बात की होनी जितनी देखिए कि 30s में से पहले 1930 में ऑब्वियसली इलामा इकबाल का वो एड्रेस है इलाहाबाद का, वो पढ़ लें। फिर 1933 में जो रहमत अली करते हैं, और उससे पहले अगर आप खालिद अदीब जो है, खालिद अदीब जो टर्किश थी, राइटर थी और हिस्टोरियन भी थी और नेशनलिस्ट वो भी थी, वो आई थी इंडिया और उसमें उन्होंने एक किताब लिखी थी। उसमें उन्होंने 1935-36 की बात है वो, या 37 की बात है, उन्होंने इंडिया आती हैं और उन्होंने ये किताब लिखती हैं। तो उसमें वो पाकिस्तान के ऊपर एक पूरा चैप्टर लिखती हैं उस टाइम पे कि ये डिमांड जो है ना, ये लग रही है कि ये आगे बनेगा। तो उस वक्त से तो जिन्ना जो हैं वो तो 1940 में जब एक्सेप्ट करते हैं इसको या इस डिमांड को उठाते हैं, और उसमें तो वो उनको बड़ी हेज सी उनकी जो है ना डिमांड की, वो जो है वो ऐसे ही है कि जैसे वो डिमांड को एक तरह से मॉडरेट कर रहे हैं, और वही बाद में होता है। तो ये कहना कि जिन्ना जो है वो कॉप्ट हुए, आई डोंट एग्री विद दैट। राइट। ताहम ब्रिटिश का क्या एग्जैक्टली क्योंकि देखिए एलेक्स फोन तुंजलमान जो उनकी बुक है द इंडियन समर, उसके अंदर वो लिखती हैं कि जिन्ना और चर्चिल के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस है जो कि दोनों ने जला दी। वो ख़त पढ़ते थे और ख़त जला देते थे और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स लिखते थे और वो वापस आता था दूसरे बंदे के पास और वो भी जला देता था पढ़ के। कॉन्स्पिरेसी लगती तो है ना, मतलब why would you burn your letters with the most powerful man in the world probably, arguably, क्यों ये हो रहा था? लेटर्स आई डोंट नो कि जला दिए थे सारे, कुछ तो हमें मिल गए हैं उसमें से, हैं उसमें आई थिंक जो बहुत सारे जला दिए हैं, ज़्यादातर जो है they were burned, they were destroyed. I mean, I don't know the source for that information. I know कि there are letters between जिन्ना एंड वो जो उनकी, अब मुझे सेक्रेटरी का नाम भूल गया है, चर्चिल की थी, इनके नाम लिखा जाता था लेटर, वो लेटर मौजूद हैं। ठीक। और मुझे नहीं पता कि कितने बर्न हुए हैं, लेकिन वो जो हैं, और उसमें तो बड़ी क्लियर है कि चर्चिल जो थे वो, हाँ अगर आपने अब चर्चिल को ही कहना है कि वो चर्चिल जो थे वो इस चीज़ के, चर्चिल बहरहाल पाकिस्तान के या कम से कम मुसलमानों की जो डिमांड थी या जो उनके कंसर्न्स थे उसके साथ वो सिंपैथेटिक थे, और ये वो ओपनली थे। ये कोई इस तरह नहीं था कि जो है उन्होंने कोई छुप आके बात, उन्होंने तकरीर इसमें की, उन्होंने कहा कि जब आप बात करते हैं मुसलमानों की इंडिया के, तो 90 मिलियन लोग हैं, ये कोई माइनॉरिटी नहीं होती, ये बहुत बड़ा नंबर है, इट्स नॉट अ माइनॉरिटी। तो 90 मिलियन की जो वाली स्पीच जो है उसमें उन्होंने वही वाला सारा पाकिस्तान का जो केस है, जो मुस्लिम लीग नेशन, इट्स नॉट अ माइनॉरिटी, एग्जैक्टली वही बात है। वो चर्चिल ने की हुई है।
तो ये चूंकि चर्चिल जो हैं उनकी एक जनरली एक बैड प्रेस है बिकॉज ऑफ हिज अदर वो, तो उसके, लेकिन चर्चिल जो थे वो जिन्ना के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशंस थे, तो उसमें कोई हिडन बात नहीं थी। मतलब जिन्ना गए थे चार्टवेल स्टेट पे, वो भी डॉक्यूमेंटेड है। और हाँ, अलबत्ता जिन्ना के एटली के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, क्लियरली। हाँ चर्चिल के साथ थे। अच्छा, फाइनली फिर हम आते हैं पार्टीशन की तरफ। बहुत ही एक चार्ज्ड एनवायरनमेंट है, और जिना उसके अंदर चाहे वो आप डायरेक्ट एक्शन डे को देख लें, दीगर जो उनके एक्शंस हैं उनको देख लें, फिर रावलपिंडी से जब पंजाब के अंदर शुरू हुए वायलेंस शुरू हुई कम्युनल और सिख्स के अगेंस्ट थी, तो वी डोंट सी मच दैट ही माइट हैव बीन एबल टू डू बट ही डिडंट, क्योंकि हमने देखा कि सिखों को बड़ी तादाद में, लेकिन 2-3 माह तक जिन्ना की तरफ से ऑलमोस्ट एक रेडियो साइलेंस है, या वो जो मज़म्मती बयानात हैं जिसको कोई मकसद नहीं होता, और उन्होंने मुसलमानों को कहीं पर रोकने की कोशिश नहीं की उस कम्युनल वायलेंस को। वेयर एज वी सी के गांधी जी वॉज वेरी एक्टिव इन बंगाल एज वेल, और फिर आफ्टर द पार्टीशन इन दिल्ली उन्होंने दंगों को रुकवाने में बहुत कलीदी किरदार अदा किया। जिन्ना उस चार्ज्ड एनवायरनमेंट को एक तरह से ओवरसी कर रहे थे या लीड कर रहे थे, वुड यू एग्री विद दैट? नहीं, आई डोंट थिंक, देखिए आई डोंट थिंक जिन्ना वाज कॉन्स्टिट्यूशनली इनकेपेबल ऑफ वायलेंस, ठीक है, मेरे ख्याल से, जो जहाँ तक मैंने स्टडी की है। डायरेक्ट एक्शन डे की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे जो था वो एक कॉल थी सिविल डिसोबीडियंस की, और वो बड़ा क्लियर था, इसमें कोई इसमें इबाहम नहीं था कि वो सिविल डिसोबीडियंस के अलावा भी कुछ है। जो कैलकाटा में जो वाक़यात हुए, कैलकाटा में वाक़यात जिस तरह हुए, वो जो अंडरवर्ल्ड का हुआ उसमें पैथिक लॉरेंस का लेटर है वाइस रॉय के नाम, उसमें उन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है कि अप्रिशिएबली मोर मुस्लिम्स डाइड देन हिंदूज। ये मतलब ब्रिटिश रिपोर्ट्स जो हैं वो यही हैं कि मुसलमानों की जो थे, अगर उन्होंने प्लान किया होता या वायलेंस ही उसका ऑब्जेक्टिव होता तो ये ना होता। और बाकी जगहों पे ये देखिए, मतलब इट रिमेन्ड अ पीसफुल मूवमेंट थ्रू लार्जली आउट, पीसफुल। लार्जली पीसफुल। ये कलकत्ता में जो वाकयात हुए हैं वो उसको, अगर लोग दे वांट टू ब्रिंग इट एंड lay the blame at Jinnah's door, I think that is historically unfair. And I don't think any reasonable, fair historian has done that. मतलब ये उसमें नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है ये रावलपिंडी में जो बात होती है कि रावलपिंडी में सिखों का हुआ था, आई थिंक कि दिस एलिगेशन हैज़ बीन रिपीटेड बाय सर्टेन सेक्शन ऑफ वो, but I haven't seen any primary source evidence for this. नहीं, I जाहिर have. है देयर इज नो प्राइमरी सोर्स एविडेंस बिकॉज ही डिडंट डू एनीथिंग। No, I didn't see any primary source evidence for the नो, so-called. ही डिडंट इंस्टिगेट इट, ये नहीं हाँ, मैं कह रहा। सवाल ये है कि ही जो एलिगेशन बनता है, मैं उसको पूरी एक स्टोरी बता देता हूँ आपको। एलिगेशन ये है कि जिना थॉट कि पंजाब पूरा उनके पास आएगा, बंगाल पूरा उनके पास आएगा, एंड देयरफॉर जब सिखों को पंजाब में मार पड़ना शुरू हुई तो जिना साहब की तरफ से कुछ नहीं किया गया, कहा गया, और उसकी वजह ये थी कि ही थॉट कि ठीक है, जितने कम होंगे उतनी अच्छी बात है। बहुत से सिख जो हैं वो यहाँ से चले जाएंगे, तो उनको सिख कम्युनिटी की सिंपथीज या उनके वोट की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थे। एंड ही थॉट कि ठीक है अगर इनको मार पड़ रही है, लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि पंजाब जो है वो टूटेगा और अलग अलग होगा, और उनको या एक मोरल प्रेशर भी उनके ऊपर आया, पॉलिटिकल प्रेशर आया कि आप इस वक्त बिल्कुल खामोशी अपने इख्तियार रखी हुई है, जबकि बड़ी तादाद में यहाँ पर बहुत सिवियर किस्म के कम्युनल वायलेंस जो है वो पंजाब के अंदर ग्रिप्ट है, पूरा पंजाब। तो उस वक्त जाकर उन्होंने बात करना शुरू की, उससे पहले वो उस पर बात नहीं कर रहे थे, और फिर हमने वही पैटर्न जो है वो रिपीट होते हुए देखा राइट आफ्टर द पार्टीशन। देखिए आई थिंक इसमें पहली बात तो ये कि पार्टीशन ऑफ पंजाब के बारे में भी बात कर लेते हैं। आई थिंक जिन्ना डिड गो आउट ऑफ हिज वे टू वू द सिख्स, मतलब सिख्स के लिए तो ही गेव देम अ ब्लैंक चेक कि आप जो है पाकिस्तान में शामिल हो जाएं,
पाकिस्तान में अगर आप शामिल होंगे तो हम आपको ऑटोनमस रीजन दे देंगे। बट वाज़न्ट इट टू लेट इन द डे? नहीं, इट वाज देखिए सजेशंस तो, और ये आप ये देखिए ना कि ये ऑब्वियसली पार्टिजान सोर्सेज जो हैं वो जनरली जो भी कहती हैं, लेकिन आप ये देखिए कि सिख्स में तो अब बहुत ज़्यादा लिटरेचर ऐसा आ चुका है जो ये कहता है कि जो डिमांड जो जो सॉरी जो ऑफर्स थी वो पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा फेयर थी देन व्हाट दे अल्टीमेटली गॉट। हुँ, 80s में जो जिस किस्म का उनके साथ हालात पैदा हुए इंडिया में और सारा कुछ, तो सिख्स जो हैं वो तो अब उनमें से उनकी नेक्स्ट जनरेशन तो एक्चुअली रू करती है कि व्हाई डिडंट दे टेक दोस। हुँ, तो इट वाज नॉट लेट इन द डे। आई मीन 1947 के शुरू से ही वाज ऑन इज वो जो मीटिंग है वो उसी टाइम पे होनी थी ना जब बात हुई थी कि जब कि क्या आया पंजाब 47 में लेकिन आप सोचिए ना, लेट्स अज्यूम दैट यू आर मां सितारा सिंह और एनी अदर सिख लीडर एट दैट टाइम, हम्म और मैं आपसे जो है वो पिछले 7 साल से मैं एक तहरीक चला रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान बनाना है, और ऑब्वियसली पंजाब एक मजॉरिटी मुस्लिम मजॉरिटी प्रोविंस है, और मैं आपको जो है वो 7वें साल के चौथे महीने में या 5वें महीने में आपसे आके कहता हूँ कि यासिर साहब वो आप मेरे साथ आ जाए, तो वुडंट यू बी सरप्राइज कि नहीं, ये अब। लेकिन इसमें इसमें आप ये देखिए ना कि ये जो बात है, आई डोंट सी द लॉजिक इन दैट। उसमें 40 से 1940 से जो लाहौर रेजोल्यूशन है वो बड़ी क्लियरली बात कर रहा है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको एक तरह का वीटो दिया जाएगा। लाहौर रेजोल्यूशन की आखिरी उसमें सारा है ना कि उनकी जो है कंसल्टेशन के साथ जी जी राइट्स जी जी शामिल जी। होंगे। तो मुस्लिम लीग तो कम से कम पंजाब में और उससे उसके बाद भी मुस्लिम लीग का तो बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो जो गवर्नमेंट होगी पाकिस्तान की वो बेस्ड ऑन पॉपुलर फ्रैंचाइज होगी और सारे लोगों की इक्वल राइट्स होंगे और माइनॉरिटीज़ को स्पेशल सेफ गार्ड्स दिए जाएंगे। हम्म। तो ये बात तो उसमें से थी जो की जा रही थी। तो आई डोंट थिंक कि इसमें दिस इज़ अ फेयर क्रिटिसिज्म। आई डोंट थिंक कि जिन्ना ने जो है कोई लेट इन द डे किया है। दिस वाज कांस्टेंट थीम थ्रू आउट। और आप देखिए कि माइनॉरिटीज़ की बात भी थ्रू आउट की गई। मुमताज़ दौलताना वगैरह जो थे वो काफ़ी अरसे से इस पे कोशिश कर रहे थे। तो ये था। और सिख्स के देखें, इट वाजंट इवन पाकिस्तान मूवमेंट जो है वो इट डिडंट टारगेट द सिख्स। हम्म। It didn't target the Sikhs. If there was any animus, it was towards the Hindus, right? I mean, वो भी if one is sort of saying कि हिंदू मुस्लिम की बात हो रही थी, तो सिख्स के तो था नहीं। और जो है 1947 के मिड मई जून तक तो मुस्लिम लीग का यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि किसी तरह जो है सारे के सारा पंजाब जो है वो आपने भी कहा कि पाकिस्तान में शामिल हो। और वो माइनॉरिटी जिना चाहते थे, और ये बड़े वो क्लियर थे इसमें कि जिना चाहते थे कि पाकिस्तान अपनी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का क्वांटम है वो मेंटेन करे। हम्म। दैट इज़ ही वाज क्वाइट क्लियर कि दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर पाकिस्तान का जो फ्यूचर है। हम्म। तो ये है एंड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम टर्निंग इनटू अ थियोक्रेसी। या टर्निंग इनटू अ थियोक्रेसी ही वांटेड कि इस तरह। हम्म। दूसरी चीज़ ये है कि असल मसला चलें ये तो आता है ना 47 में। आप ये देखें कि मेरा ये कहना है कि जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान को 1947 मार्च तक या अप्रैल तक वो इस बात में मान जाते हैं अगर पाकिस्तान का वही स्टेटस होता जो ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड का है, हम्म। यानी कि एक ऑटोनमस रीजन। रीजन विद इन यूनाइटेड इंडिया, हम्म। तो जिन्ना इस पे मार्च 1947 तक मानने के लिए तैयार थे, ठीक। इन माय ओपिनियन। और जो कि कैबिनेट मिशन प्लान का एक तरह से जो उसका लार्जर एग्जैक्टली कंट्रोल्स हैं, वो तो उसको देखा जाए तो वो काफ़ी सिमिलर लगता है उससे। एग्जैक्टली। सो आई थिंक इनमें से बहुत सारी बातें जो कहने का मकसद है वो ये है कि बहुत सारी बातें जो थी वो अप इन द एयर थी। आई डोंट थिंक कि जिन्ना साहब जो थे वो बिल्कुल इरेविकेबली कमिटेड थे पाकिस्तान के साथ। और उसमें ये मैं यहाँ बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है और अक्सर लोग इस पे हो जाते हैं कि जी बार्गेनिंग काउंटर क्यों कह दिया। हम्म। बहुत सारे लोगों को लंबे लंबे आर्टिकल्स आ जाते हैं, उनको फिर जो है 700-800 पेजेस की लोग किताबें लिख देते हैं।
लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान के बारे में इफ जिन्ना वाज अर्नेस्ट इट वाज अ पाकिस्तान विद इन यूनाइटेड इंडिया। हाँ, लेकिन जिना मुख्तलिफ मौके पर इस बात को रिफ्यूट भी करते रहे हैं। नहीं किया, नहीं, बहुत मरतबा नहीं उन्होंने किया किया ना, कि वही तो बात है। वो जो देखिए, पाकिस्तान से नीचे किसी और डिमांड के वो ऊपर है। एग्जैक्टली वो पाकिस्तान क्या था, उन्होंने क्या, दैट्स द थिंग, वो ये नहीं, वो उसे इट इज नेवर सेपरेट सॉवरेन बट फॉर सेपरेट। एग्जांपल व्हेन ही सेज कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात वैसे ही हों जैसे कनाडा और अमेरिका के हैं। व्हाई डिडंट से कि ये तो बात की मैं तो बात है। वैसे चाहता हूँ जैसे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के हैं। नहीं नहीं, ये यूएस कनाडा की बात तो उन्होंने बहुत बाद में की जी है। जी जी। उससे पहले आपको यही मैं बता रहा हूँ कि डिड ही एवर से व्हाट यू जस्ट सेड? जिना देखिए, स्कॉटलैंड वाली बात। जिना का मैं आपको बताता हूँ इसमें, वो तो इट इज गिवन, कि द फैक्ट इज कि जिना जो थे वो 1947 तक वो ये तैयार थे, और उन्होंने बाकायदा ये देखिए ना, जो लोग इस चीज़ को ऑब्जेक्ट करते हैं ना, बार्गेनिंग काउंटर, चूंकि एक नाम उसके ऊपर लगा दिया गया थ्योरी पे, दैट्स नॉट ट्रू। हाँ, वो आयशा जिना सिद्दीकी जलाल ने एक दफ़ा कह दिया तो फिर वो एक टर्म जो है वो जी बन गई, फिर लोग उससे ही नेगोशिएट कर रहे उससे निगोशिएट कर रहे हैं कि जी ये गलत। हैं। जिना जब बात करते हैं पाकिस्तान की, और अर्नेस्टली करते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान मिलना चाहिए, उसमें वो ये नहीं कहते कि उस पाकिस्तान की अल्टीमेट रिलेशनशिप क्या होगी विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक। ठीक है, बल्कि लाहौर रेजोल्यूशन जो है, जो कि फाउंडेशनल बेसिक डॉक्यूमेंट है, वो अगर आप उसमें देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज सिंगुलर में आता है तीसरे पैराग्राफ में, अगर आप उसको देखें और उसमें करें, तो इसमें बाकायदा तौर पे हर तरह से लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल गुंजाइश मौजूद है कि वो एक स्टेट हो जिसके अंदर ऑटोनमस रीजन्स हो और इंडिपेंडेंट रीजन्स हो। और वो कॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज वहाँ होता है, अगर वो लिखना होता तो वो कॉन्स्टिट्यूशंस लिखते, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जिन्ना ने पाकिस्तान की बात 1940 के बाद, अगर वो ये कहते हैं कि मैं इन अर्नेस्ट ये कर रहा हूँ, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ही वाज इन अर्नेस्ट आस्किंग फॉर अ पाकिस्तान और मुस्लिम होमलैंड। पाकिस्तान भी आप ये देखिए कि 1942 में जब कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये हमारे ऊपर नाम हैज बीन फादर्ड अपॉन अस। लेकिन उससे पहले वो जो मुस्लिम होमलैंड की बात कर रहे हैं, उस मुस्लिम होमलैंड की बाकी सब कॉन्टिनेंट के साथ, बाकी इंडिया के साथ क्या रिलेशनशिप होनी है कॉन्स्टिट्यूशनल, इस बारे में वो कोई नहीं कर रहा है। वो इट इज़ अप टू, वही ठीक है, बाकायदा तौर पे वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज कि वो बिल्कुल अलहदा हो जाए, दैट वाज अ पॉसिबिलिटी, बट दैट वाज नॉट नेसेसरी। द रीजन व्हाई दैट पॉसिबिलिटी, दैट इवेंचुअलिटी केम ट्रू इज बिकॉज कांग्रेस जो थी 1946 में, वो इस नतीजे पे पहुंच चुकी थी कि ये लोग अगर हमारे साथ रहते हैं तो हमें ज़्यादा नुकसान है। ठीक है, और उन्होंने इस चीज़ को, और उन्होंने उसको बेसिकली उस इशू को उन्होंने, देखिए, मौलाना आज़ाद अपनी किताब में लिख रहे हैं, ऑफ ऑल पीपल, मौलाना आज़ाद से ज़्यादा सॉर्ट ऑफ इनसाइडर उनका और जिन्ना का मुखालिफ शायद ही कोई। मौलाना आज़ाद लिख रहे हैं कि जब तारीख लिखी जाएगी, किताब में लिखा उन्होंने, तारीख लिखी जाएगी तो लोग यही कहेंगे कि कांग्रेस ने इंडिया को डिवाइड किया है, मुस्लिम लीग ने नहीं किया। और ये दुरुस्त है। HM सिरवाई अपनी किताब में जब वो लिखते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया लेजेंड इन रियलिटी में, उसमें वो कहते हैं जिन्ना स्टूड फॉर यूनाइटेड इंडिया एंड गांधी, नेहरू एंड पटेल स्टूड ओवर द पार्टीशनिस्ट। उसमें ये किताब में अपनी लिख रहे हैं। तो ये बात जो है, ये आई थिंक अल्टीमेटली ये जो है ज़्यादातर लोगों पे डॉन हो चुका हुआ है। बस कुछ लोग हैं जो देर स्टक विद देयर इंडियन नेशनलिस्ट एंड पाकिस्तानी नेशनलिस्ट मिथोलॉजीज। ठीक। चलिए कुछ हाल में आ जाते हैं। जिन्ना साहब ने पैन इस्लामिज्म को अपोज किया है। खिलाफत मूवमेंट में भी हमने सॉर्ट ऑफ उनकी जो बुनियादी बात थी वो यही थी कि हम इसको, मुस्लिम कम्युनिटी जो है इंडिया की, वो इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी ही रहे, वो एक ग्लोबल मुस्लिम उम्मा का पार्ट बनेगी, तो फिर वो उसकी जो लॉयल्टीज़ हैं वो डिवाइडेड होंगी। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बतदरीज एक अरबों के साथ उसके जो
मिलिट्री पैक्ट्स के अंदर वो जा रहा है। हिस्टोरिकली भी रहा है, बट इस वक्त वो फॉर्मलाइज हो रहे हैं वो सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जिन्ना साहब was very pro-Palestine as well, and he was against the idea of an Israel. और इस वक्त हम जो इसराइल में देख रहे हैं, आपके ख्याल में जिन्ना की इस वक्त फॉरेन पॉलिसी क्या होती टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट? देखिए, आई थिंक पहली बात तो ये है कि इजराइल को जो उन्होंने अपोज किया, नॉट नेसेसरली बिकॉज इजराइल वाज अ जूइश होमलैंड, ऑफ कोर्स, हाँ, बट द फैक्ट दैट वो सेटलर्स से हम्म, और जिस तरह सेटल किया गया, उन्होंने बड़ी क्रिटिकल जो डिस्टिंक्शन ड्रॉ की। और इसमें जिन्ना के कहने पे जफरुल्लाह खान ने पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू रखा जब ये 47 में यूएन ने पार्टीशन प्लान पास किया है इसका 48 में जो इजराइल का, तो उस वक्त जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया, तो पाकिस्तान उसमें बेसिक जो चीज़ थी, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, कि हम लोग यहाँ के नेटिव्स हैं, सब कॉन्टिनेंट के नेटिव्स थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, दे वर नॉट सेटलर्स। ठीक, तो इस बात पे तो वो बड़े क्लियर थे कि वो इजराइल के जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपोज कर रहे थे। लेकिन आई थिंक कि आज वो होते और इसका होते तो वो थोड़े प्रैग्मेटिक होते। आई थिंक कुछ फेट अकॉम्प्ली जो है वो चीज़ हो चुकी है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आपके सामने है कि इसराइल एक ऐसी हकीकत है जिससे किनारा कशी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो शायद वो 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाते मेरा ख्याल, बट प्रिंसिपली ही वुड बी अपोज टू इट। आई थिंक पैन इस्लामिज्म, you would have been very close to what Pakistan's position currently is. I think so. I think Pakistan's position is a justifiable position. रीजनेबल है, मतलब जो हमारी पोजीशन है जिधर हम रहते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो एग्जैक्टली हमारा कोई डायरेक्ट तो मसला नहीं है। एग्जैक्टली सो यही जो पाकिस्तान की पोजीशन है, आई थिंक ही वुड हैव टेकन दैट। ठीक, और जहाँ तक ताल्लुक है विद यू नो सॉर्ट ऑफ दीज इंटरनेशनल अलायंसेस, आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू हैव फ्रेंड्स। तो अगर हमें अरब हमारे दोस्त हैं तो दैट्स अ गुड थिंग। आई थिंक जिन्ना वुड हैव यू नो this is more in line with Aga Khan's ideology than Jinnah's, no? well, but Jinnah, I think Jinnah would have been pragmatic, and he would have held the same, you know, sort of. I think he would have been very, उनके जो अगर आप देखें ओरिजिनल पहला साल जो है उसके अंदर देखें, so I think amongst the Muslim countries he was very favorably disposed towards Turkey and Egypt. ठीक है, और उसमें से ही वो जो 2 figures that he sought inspiration from his contemporaries, but you know, एक Ataturk from Egypt, Turkey and Zaghloul Pasha from Egypt. इसके इन दोनों को ही referred to them. Did he write a letter to Hassan al-Banna as well? अच्छा, ये सवाल जो है ना, हसन अल बन्ना का जो लेटर है ना, ये लेटर है जी मौजूद जिन्ना पेपर्स में, जो लेटर मौजूद है उसमें उन्होंने कहा है कि एक हसन अल बन्ना ने, जो कि उनसे मुलाकात हुई थी 46 में, ठीक, हसन अल बन्ना ने एक पाकिस्तान एसोसिएशन बनाई थी, अच्छा, इजिप्ट में, और उसकी जो है ना सदारत की दावत दी थी जिन्ना को। ठीक, जिन्ना जो कि इंग्लिश में है लेटर, उसमें वो कह रहे हैं कि मैं इसकी सदारत नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट नो दी ऑब्जेक्टिव्स, और मैं इस तरह हूँ, ये इतना सा लेटर। लेकिन कहते हैं, अब यू नो विच वुड बी वेरी सरप्राइजिंग टू मी, कहते हैं कि जिन्ना के कुछ लोग हैं जिन्होंने कोई लेटर जो है उसका जिक्र पड़ा है किसी कॉरेस्पॉन्डेंस में, जिससे जो है ना कि जिन्ना ने कोई अरबी में लेटर लिखा था। मुझे ऐसा कोई लेटर मिला नहीं, और आई डोंट थिंक आज तक कभी नहीं किसी ने वो ओरिजिनल लेटर प्रोड्यूस नहीं किया, तो उसका कोई प्राइमरी सोर्स एविडेंस नहीं है। लेकिन हसन अल बन्ना को जो कहा जाता है कि जिन्ना ने कहा होगा कि आप आएँ और हमारी इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखें, तो मैं तो खुद भी नहीं गए उनसे मिलने के लिए वहाँ पर, उनकी सदारत करने के लिए वो खुद नहीं गए, तो फिर उनको क्यों बुलाएंगे? हाँ, तो आई डाउट इट हाईली कि इसमें कोई है। बल्कि उसके मुकाबले में ये देखें, ये लेटर बात होती है मेरे ख्याल है जनवरी फरवरी की बात है 48 की, जो इसको डेट किया जाता है
कहते हैं कि इस टाइम के दौरान पीरियड में लिखा गया। जिस लेटर का अगेन आई मस्ट पॉइंट आउट एम्फेसाइज कि उसका आज तक कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मार्च में जिन्ना जो हैं वो पंजाब वेस्ट पंजाब जो गवर्नमेंट है, यानी कि पंजाब की जो हुकूमत थी, उन्होंने स्टैट्यूट पर्सनल शरीयत लॉ जो है इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, तो जिन्ना ने उसको वीटो करवाया और ये 1947 मार्च में होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जिन्ना वुड हैव वांटेड, देखिए जिन्ना थे सियासतदान ही थे ना, मतलब अल्टीमेटली हर सियासतदान जो है उसके हमें अंडरस्टैंड, जिन्ना ये बिलीव करते थे। और मेरा ये आफ्टर इतने साल सर खपाने के बाद जो मेरा जो है जिन्ना के बारे में, जिसे लिटरली बाल सफ़ेद किए आपने जिसे लिटरली बाल सफ़ेद किए, बिल्कुल। तो जिन्ना के इसमें सर खपाने के बाद जो मुझे हुआ है ना, वो ये है कि जिन्ना जो थे कम से कम 40s में, नॉट यंगर, जो उनके यंगर इंडियन नेशनलिस्ट फेस था ना, उसमें ही वाज वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट एंड सॉर्ट ऑफ। बट 1940s में जब वो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की करके और पाकिस्तान बनता है, और हालांकि 11 अगस्त की तकरीर को 11 अगस्त को एक बड़ी तेज सही सी तकरीर कर देते हैं कि हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज एंड मुस्लिम्स विल सीज टू बी मुस्लिम्स। लेकिन जिन्ना ये बिलीव करते थे कि ना थोड़ा थोड़ा जो है ना लोगों को चीज़ों को डिले करें ताकि लोग जो है ना वो भूल जाएं बातें। यानी कि अब मैं उसको मसलन फॉर एग्जांपल उन्होंने अपनी एडवाइस किया लियाकत अली ख़ान को, उन्होंने कहा मरने से पहले ये उनके, और लियाकत अली ख़ान इसकी सोर्स है, कि उन्होंने कहा कि जो है ना जितना अरसा डिले हो सकता है ना कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को डिले करो। ठीक, ये दिस इज एंड दिस इज लियाकत अली ख़ान से, जितना डिले हो सकता है करो, क्योंकि अगर ना किया ना डिले तो ही सेज बेसिकली सेज कि उसके अंदर ये जो आपके मौलवीज वगैरह हैं, ये लोग जो हैं आ जाएंगे। तो जितना डिले कर सकते हो, जितना इसको कर सकते हो ना, चीज़ों को सेटल डाउन होने दो। और वो एंड आई थिंक इट वर्कड। मतलब 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाइट क्या कहना चाहिए, थ्योक्रेसी से जितना दूर हो सकता था कॉन्स्टिट्यूशन वो था। हाँ, एज लॉन्ग मतलब इस्लामिक रिपब्लिक रहते हुए जितना दूर हो सकता था वो, इट वाज अ प्रीटी सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था। लेकिन 49 में जो अब मेरा ये ख्याल है कि जिन्ना जो थे ना वो उनका ये होता था कि चीज़ों को स्टॉल करें कम अज़ कम एज द लीडर ऑफ मुस्लिम्स। 1940s के जिन्ना की ये थी कि वो चीज़ों को स्टॉल बहुत करते थे। और इसके बारे में मैं कहूँगा जवाहरलाल नेहरू ने ना जिन्ना के ऊपर बड़ी कुछ खूबसूरत तहरीरें लिखी, हालांकि मुखालिफ हैं। तो एक उन्होंने जो है ना अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने जिन्ना के ऊपर एक बहुत डिटेल डिस्कशन की है। ठीक, और विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि नेहरू से ज़्यादा बड़ा क्रिटिक जिन्ना का कोई नहीं है। बिल्कुल। तो वो उसमें कुछ बातें वो करते हैं जो उनको अच्छा लॉयर मानने के लिए भी तैयार नहीं था। हाँ, और जो लेकिन उसमें जो है ना एक वो कहते हैं कि जिन्ना जो था ना वाज नॉट सेल्फ सीकिंग। ठीक है, एंड ही सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स उसमें। वन ऑफ द थिंग्स दैट ही इज राइट अबाउट, मतलब उसमें जो भी उसमें वन ऑफ द थिंग्स ही इज राइट अबाउट इज कि जिन्ना जो थे वो एक तरह से अपने, और ये उसमें लिखते हैं कि जिन्ना वाज हेड एंड शोल्डर्स अबव एवरीवन एल्स इन द मुस्लिम लीग, और बहुत एडवांस थे और सारा लिबरल थे, मॉडर्न थे, ये सारा कुछ नेहरू ने लिखा। लेकिन he was a prisoner to the reactionary ideologies of his followers. This is what Nehru says. Prisoner to reactionary ideologies of his followers. ठीक है। I think that prisoner जो था ना जिन्ना in the 1940s के जो जिन्ना है ना, as opposed to 1930s और 1920s के जिन्ना, the Indian nationalist जिन्ना, 1940s के जिन्ना was also a prisoner to Pakistan and prisoner to the Muslim nationalism that he'd come. So he'd become a prisoner, and that was something. The question is whether he was a willing prisoner or not. That I think only a historian can answer. And it probably kept haunting him for the rest of his life because बाद में भी उनका कहा जाता है कि उन्होंने सवाल किया कि मैंने गलती तो नहीं कर दी पाकिस्तान में आके। उन्होंने कहा कि कर दी गलती। या एसेंशियली मैं
चाहता था कि इसको सवाल के निशान आगे लगाए रखें, लेकिन आपने उसको, क्योंकि आप हिस्टोरियन हैं, आप कर सकते हैं। जिना साहब जो हैं वो एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी हैं। एक कितना लंबा जब किसी इंसान का करियर होता है, रफली 40 ईयर्स पब्लिक आई में, तो जाहिर सी बात है बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं वो सामने आती हैं, हालात तब्दील होते हैं, और उसके हिसाब से एक पॉलिटिशियन जो होता है वो उसको रिएक्ट कर रहा होता है एनवायरनमेंट को, जो कुछ तब्दीलियां आ रही होती हैं। तो एक सोल स्पोक्समैन का काम जो है वो इवेंचुअली ही हैज़ टू बी अ प्रिजनर ऑफ हिज द आइडियोलॉजीज, रिग्रेसिव आइडियोलॉजीज ऑफ हिज फॉलोअर्स एज वेल। तो नेहरू जी की असेसमेंट जो है वो भी क्या कहते हैं कि उसे डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान मौजूद है, और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपके ख्याल में वैसी ही है तकरीबन जैसी कि जिन्ना साहब चाहते होते। तो यही जो है वो, और जाहिर है कि अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मज़ीद एक्सप्लोर की जा सकती हैं। इस बुक के अंदर आपने बहुत डिटेल के अंदर उनकी लाइफ को आपने बताया कि उनका लेजिस्लेचर के अंदर कितना, एक इंडियन लेजिस्लेचर के अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन के तौर पर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट का वजूद जो है वो जिन्ना की लाई हुई एक लेजिस्लेशन है, और जिस तरह से उन्होंने प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर, केस लॉ के अंदर जो उनके कंट्रीब्यूशन है उसको आपने डिटेल में हाईलाइट किया है। आई थिंक इट्स अ मस्ट रीड। पाकिस्तान के अंदर ये लाइट स्टोन पब्लिशर्स ने इसको पब्लिश किया है वंस अगेन। जिन्ना आ लाइफ के नाम से ये किताब है, आप ये देख सकते हैं लिबर्टी बुक्स के ऊपर, रीडिंग्स के ऊपर, आई एम श्योर सईद बुक बैंक के ऊपर जो है वो ये अवेलेबल है। आप इसको चाहें तो ख़रीद सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू यासिर हमें टाइम देने के लिए। आई होप कि बहुत सारे लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, और बहुत से आपके अपने ओपिनियंस होंगे जो कि हम चाहेंगे कि आप कमेंट्स के अंदर दें, और हम यासिर को दोबारा भी इनवाइट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये वैसे पाकिस्तान में बहुत कम होते हैं, लेकिन जब ये होंगे या ये इनको हम ऑनलाइन लेकर स्ट्रीम यार्ड पर या जूम पर इनसे बात कर सकते हैं। सो इसके बारे में आप अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए कमेंट्स के ज़रिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको पसंद है। फ़िलहाल के लिए अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।